नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की है। इस दौरान स्वास्थ्य भवन से आलाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। राजस्थान में कोरोना की स्थिति की समीक्षा को लेकर बुलाई गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एनएचएम के अधिकारी भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी से फीडबैक लिया। जिलों के कलेक्टर के साथ ही तहसीलदार, एसडीएम भी इस समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। किसान महापंचायत ने प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान में कुल उत्पादन में से 75% उत्पादन की खरीद को वंचित रखने के प्रावधान को समाप्ति करने की मांग की है। इसको लेकर महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि अभी योजना में दलहन और तिलहन के कुल उत्पाद में से केवल 25% ही खरीद का प्रावधान है। इससे इन उपजों के उत्पादकों को अपनी उपज का 75% हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बाजार में बेचने को विवश होना पड़ रहा है। रामपाल जाट ने दलहन और तिलहन की उपज को ग्राम स्तर पर साल भर खरीद करने का सुझाव दिया है। लॉकडाउन के बीच जयपुर नगर निगम क्षेत्र में नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। 16 मई से शुरू हुआ ये काम करीब 1 महीने तक चलेगा। आपको बता दें कि इस दौरान सभी वार्डों में जोन वाइज और वार्डवार नालों की सफाई कराने का अभियान शुरू करा दिया गया है। इन दिनों कठपुतली नगर में अमरूदों के बाग में नालों की सफाई हो रही है। कड़ी धूप में लॉकडाउन के दौरान जारी सरकारी एडवाइजरी का पालन करने के साथ ही कर्मचारी नालों से कचरा निकाल रहे हैं। मानसून सीजन शुरू होने से पहले हर साल निगम शहर के नालों की सफाई करवाता है। शहर में छोटे बड़े करीब 150 नाले हैं। इन सभी नालों की समय से पहले सफाई कराई जा रही है ताकि मानसून से पहले नालों के जरिए पानी की निकासी हो सके और जलभराव की समस्या से बचा जा पाए। जयपुर के रेनवाल में नायब तहसीलदार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की टीम ने श्री माधोपुर में कोरोना पॉजिटिव मृतक के संपर्क में आए 3 लोगों सहित 15 लोगों के सैंपल लिए हैं। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी आरपी सेपट ने बताया कि 18 मई को महाराष्ट्र से श्री माधोपुर आए कोरोना पॉजिटिव मजदूर की मौत हुई थी। इस मृतक के साथ में रेनवाल तहसील के 3 लोग शामिल हैं। चिकित्सा विभाग के निर्देश पर रेनवाल सीएचसी टीम में इमरान, हरफूल, जाट और मूल सिंह, अशोक और जितेंद्र ने मिलकर 15 प्रवासी लोगों के सैंपल लिए हैं। लाला ने मुझे दुर्गा कराया कि मुनीर मुंबई से बाबूलाल कुमार 11 तारीख को आया था। उसके साथ भी 39 आदमी बस से मतलब राजस्थान में आए थे 11 तारीख को। तो इसके साथ का एक आदमी जो श्री माधोपुर का रहने वाला है, पास में गाँव है हसनपुरा, वो पॉजिटिव पाया गया। शायद उसकी मौत हो चुकी है, वो उसने मेरे को बताया। फिर मैंने तत्परता से जानकारी वहाँ से प्रशासन से ली, आसपास ली कि यहाँ 3 आदमी आना पाए गए। तीनों को पहले जो हम आए थे तो स्कूल में वहाँ होम क्वारंटाइन किया हुआ है। तत्काल मेडिकल टीम को अवगत कराया गया, प्रशासन को कराया गया, मेडिकल टीम बोला गया। आज उसके सैंपल हमने लिए हैं। हमारे क्षेत्र में जो बाहर से आए हुए प्रवासी व्यक्ति हैं जो विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन में है और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार जो क्राइटेरिया के फिट हैं, उन सभी का रैंडम सैंपलिंग यहाँ किया गया है और 15 लोगों का सैंपल यहाँ रेणवाड़ में अभी किया है, जिसमें 2 लालासर गांव के हैं, 1 मलिकपुर का है, 2 इटावा के हैं, बाकी रेणवाल क्षेत्र के लोग हैं। इन सभी का सैंपल लेके अभी SMS भिजवाया जाएगा। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान के फाइन आर्ट्स विभाग में एक साप्ताहिक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का थीम क्लास वर्क एनुअल डिस्प्ले 2020 रहा। इस प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि जवाहर कला केंद्र जयपुर की डायरेक्टर जनरल IAS किरण सोनी गुप्ता ने उद्घाटन करते हुए कहा कि फाइन आर्ट्स विषय विद्यार्थियों की कला को निखारता है। इस कोर्स को करने से व्यक्ति कलाकार बन जाता है। उन्होंने निम्स विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के सभी छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। वही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि निम्स विश्वविद्यालय का फाइन आर्ट्स विभाग हमेशा ही विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाते रहा है। इस तरह की प्रदर्शनियों के माध्यम से विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलता है। वही निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर ने मुख्य अतिथि से
अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने फाइन आर्ट्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। वही धन्यवाद ज्ञापित निम्स ह्यूमैनिटी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर दीपाली सिंह ने किया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए फाइन आर्ट्स विभाग के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में कुल सचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी और डॉक्टर दुष्यंत सिंह ने मुख्य अतिथि को विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि हमारे अचरोल में स्थित है और जयपुर में है, उसमें आज विज़िट करने का मुझे बहुत ही मेरा सौभाग्य है। और बहुत अच्छा लगा कि ये मेडिकल साइंस का कॉलेज ज़रूर है, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स पर भी उतना ही फोकस है। इधर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में जहाँ हम खड़े हैं, आप देखते हैं कि यहाँ के जो 150 बच्चे हैं उनका काम यहाँ पे एग्जिबिट किया हुआ है, जहाँ आप ग्राफिक वर्क भी देखते हैं, उनका स्केचिंग भी देखते हैं, पेंटिंग भी देखते हैं। और मैं समझती हूँ कि साइंस और आर्ट्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जोड़ा है, क्योंकि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए साइंस के साथ साथ हमें आर्ट्स को भी, ये लिबरल आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज़ को भी साथ में पढ़ना और जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि जयपुर एक बहुत ही हमारी कला के क्षेत्र में एक बहुत ही एक स्पेशल पोजीशन रखती है। और बहुत सारी हमारी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं जो कि बहुत वेल नोन है, भले ही वो मिनिएचर आर्ट्स हैं या फड़ पेंटिंग है या और कोई कला है। बहुत सारी मेटल की क्राफ्ट है, मीनाकारी है, कुंदन वर्क है, ज्वेलरी में है। देखो तो ये स्पेशल प्लेस हमें बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी को भी ये आर्ट्स हम सिखा सकें, उनको साथ कला के साथ जोड़ सकें। और ये बहुत ही सुंदर मौका है कि हम जो आज के बच्चे हैं, युग हैं, उनको हम कला के साथ जोड़ते हुए एक व्यक्ति में जो एक एम्पैथी होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हम कला के माध्यम से बहुत अच्छे से उजागर कर पाएंगे। और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाले समय में उच्च कोटि पर पहुँचेगा। इंडिया पूरे विश्व में अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज यानी कि अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। आजकल समय के साथ मुझे लगता है कि कुछ ये धरोहर, ये स्किल्स, ये एटीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आने वाली जनरेशन में बच्चों में एक साइंस के लिए जो एप्टीट्यूड दिखता है, उतना एप्टीट्यूड कई बार आर्ट्स के लिए नहीं दिखता। ये एक दुर्भाग्य की चीज़ है। निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम लोग अपने फाइन आर्ट कॉलेज को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। एंड आई वांट कि सारे डिसिप्लिन्स बराबर इक्वल एक कॉम्पिटेंस के साथ आगे बढ़ें। ये तभी संभव है कि जब हमारे आर्टिस्ट आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें और चीज़ों को अडाप्ट करें। समय के साथ साथ आर्टिस्ट को नई टेक्नोलॉजी भी अडाप्ट करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैडम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि वी नीड टू अडाप्ट न्यू वेज एंड द साइंस एंड आर्ट हैज़ टू कोलैबोरेट। इटालियन में एक वर्ड है विच इज़ कॉल्ड आर्टिसेंजा, which means कि we have to strike the right balance between art and science. Then only the real beauty can flourish. So I wish the department all the best, and I especially thank to Mrs. Kiran Soni Gupta ji for her kind visit and the time she is given to NIMS for with her blessings. And I'm sure under her able guidance, the Department of Fine Art will take new dimensions and acquire न्यू हाइट्स। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था कि हमारे यहाँ जवाहर कला केंद्र के जनरल डायरेक्टर सीनियर आईएएस मैडम किरण सोनी गुप्ता और मैनेजमेंट से हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर पंकज सर, ऑनरेबल डायरेक्टर श्री अनुराग सर और हमारी प्रिंसिपल मैम यहाँ आए थे और हमारा प्रोग्राम देख करके ये लोग बहुत ही खुश हुए। इसके लिए हम इन लोगों के बहुत आभार। सरकार द्वारा कृषक कल्याण शुल्क में 2% की बढ़ोतरी कर दिए जाने के बाद मंडियों में चल रही हड़ताल 14 दिन बाद समाप्त हो गई है, जिससे मंडियों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। जैसे ही मंडियां खुली तो किसान अनाज लेकर मंडियों में पहुंच गए।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किसानों ने मंडियों में अपना अनाज बेचा। दौसा में भी आज 14 दिन की हड़ताल के बाद मंडियां खुल गई हैं। दौसा व्यापार संघ के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने कहा कि पिछले 14 दिनों की हड़ताल के चलते दौसा में 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं प्रदेश भर में करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में किसानों के हित का ध्यान रखते हुए और मुख्यमंत्री द्वारा कृषक कल्याण शुल्क में बढ़ोतरी को वापस लेने के आश्वासन के बाद मंडियां खोली गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया था कि आप मंडियां खोलें, इसमें कोई न कोई सुधार करेंगे और टैक्स में कमी करेंगे। लेकिन 14 दिन की हड़ताल के बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ना तो कोई हमारी सुनवाई की, ना ही कोई टैक्स कम किया। मंडियां खोलने की मजबूरी ये थी कि हमारे राजस्थान का माल अन्य राज्यों में जाने लग गया और हमारे किसान भाई परेशान हो रहे थे। कोरोना के टाइम में खर्चे से परेशान, अपनी फसल का टाइम था, फसल बेचने के लिए परेशान। उनकी मजबूरी को देखते हुए मंडियां खोलना जरूरी था, इसलिए हमने मंडियां खोली है। क्योंकि दूसरे राज्यों में हमारा माल जाए नहीं, लेकिन इससे सरकार को टैक्स का नुकसान तो होगा ही, बाकी किसान भाइयों को भी उनके दाम का उचित मूल्य पर 2% कम मिलेगा। नागौर के कुचामन सिटी में कुछ युवतियां एक नजीर बनकर सामने आई हैं, जो हौसला न खोने और मुश्किलों के सामने डटे रहने का सबक सबको दे रही हैं। अपने हौसले से ये दो बहनें परिवार को कमजोर आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए कोरोना संकट के इस दौर में हौसला दिखाते हुए खुद के दम पर परेशानियों को मात देने की जद्दोजहद में लगी हैं। धापू और पिंकी नाम की ये दो बहनें नागौर जिले के कुचामन सिटी में रहती हैं। पिता की मौत हो जाने के बाद 7 बहनों और एक भाई की अपने परिवार की जिम्मेदारी अब इन्हीं दोनों बहनों पर है। ये परिवार चलाने के लिए सब्जी बेचकर परिवार को सहारा दे रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रुखसाना की भी है। रुखसाना सब्जी बेचने के काम में पिता की मदद देकर परिवार को संकट से उबारने का लक्ष्य रखती है। इन तीनों युवतियों के परिवार को दूसरे कई पात्र परिवारों की तरह किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में स्थानीय उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही इस मामले में जांच करवाने और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। पापा का ना बिजनेस चल रहा है और पापा के खन्ना से रहते हैं। मैं चाहती हूँ लॉकडाउन के लिए हमारा काम चल रहा है। मैं ना कस्ते की छात्रा हूँ, मैं बाप की ना सहायता करना चाहती हूँ पापा की। तो हमारा राशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। दूसरा अपना लेके सहायता कर रही हूँ। मैं 200 का मुझसे मिलता है मेरे को। 7 बहन है, 1 भाई है, सबसे छोटा। और पापा क्या करते हैं? पापा की डेथ हो गई 9 साल पहले। सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है? कुछ नहीं, घर का खर्चा हम चलाते हैं दोनों बहन। लॉकडाउन में बाबा का काम बंद चल रहा है, इसलिए हम सब्जी लगाते हैं। कितने बहने हैं आप? हम 7 बहने हैं। और पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई हमने 10th क्लास तक की है। प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को निःशुल्क उनके राज्य भेजने की राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड में 5 बसें रवाना की गई हैं। इस दौरान 4 बसों में उत्तर प्रदेश के 133 श्रमिकों और 1 बस उत्तराखंड के 37 श्रमिकों को रवाना की गई। वहीं इससे पहले श्रमिकों की चिकित्सकीय एडवाइजरी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उनके लिए उपखंड अधिकारी टीना डाबी ने खाने पीने की उचित व्यवस्था कर उन्हें रवाना किया। प्रमोद सिंह, तारा सिंह, संजय सिंह चावला, झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। टिड्डी दल ने मानोता, जाटान, तातीजा, लोयल, श्री सरदारपुरा, जसरापुर और टीलावाली बीलवा होते हुए पड़ाव खेतड़ी के भोपालगढ़ आर्मी एरिया और लूड़ा की ढाड़ी में डाला है, जिसके बाद रात में ही कृषि विभाग के आला अधिकारी और टिड्डी नियंत्रण बोर्ड जैसलमेर की टीम खेतड़ी पहुंच गए और टिड्डी दल पर 8 ट्रैक्टरों की सहायता से दवा का छिड़काव शुरू कर दिया। पुष्कर से देवनगर रोड पर बस से झूलते तारों के टकराने के बाद चालू लाइन के 2 विद्युत पोल धराशायी हो गए।
इनमें से एक पोल आबादी क्षेत्र में सड़क के किनारे गिरा तो दूसरा बस पर ही गिर गया। अचानक चालू लाइन के एक साथ गिरे दो विद्युत पोल से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस समय पोल गिरा उस समय बस में कोई सवार नहीं था और न ही सड़क से कोई गुजर रहा था, लिहाजा कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऐलान के बावजूद भी अंबाला में रोडवेज का पहिया जाम है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सहित 5 अलग-अलग राज्यों से जुड़े हुए हरियाणा के सीएम ने भले ही बसें चलाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अंबाला रोडवेज को बस चलाने के लिए भी आदेशों की दरकार है। आपको बता दें कि यहां बस स्टैंड पूरी तरह सुनसान नजर आया है और बस स्टैंड पर बने कमरों पर ताले लटके नजर आए हैं। हालांकि बस स्टैंड पर कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर जरूर तैनात थे। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार पहले जो घोषणा हुई थी उसमें अम्बाला से कैथल 2 बस चलाई जा रही है, अम्बाला से पंचकूला की 2 बस चलाई जा रही है और अम्बाला से करनाल की 2 बस चलाई जा रही है। दूसरी जो घोषणा हुई है सीएम साहब की, उसमें हेडक्वार्टर से हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। अगर ऐसी कोई हिदायत आती है तो हम बस चलाने के लिए सक्षम हैं। सर, अम्बाला शहर बस स्टैंड पर कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता जब भी लोगों की शिकायत है, क्या उस मामले में कुछ? अम्बाला बस स्टैंड, सिटी बस स्टैंड जो अंडर कनेक्शन चल रहा है अभी, उसका वहाँ कोई बसें अभी जाती नहीं, इसलिए वहाँ अभी किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। अम्बाला कैंट से जो भी बसें हमारी चलती हैं अम्बाला कैंट से चलती है। सुबह 9 बजे आए थे, ड्यूटी पे आए थे, उससे पहले बसें गई हैं 2 बसें तकरीबन सारी सैनी भवन धर्मशाला जो वहाँ पे बसें चल रही हैं, हम बसें वहाँ भर के लेके जाएंगे। जीवन सरकार में हमको सिस्टम का रखा ऐसी बात नहीं है। क्या ये श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है, प्रवासी जो? इसके बारे में मुझे नहीं पता, वो तो मुझे ऐसी बात नहीं है। जयपुर शहर में जहां-जहां कोरोना संक्रमित मिलने के बाद वहां पुलिस की ओर से चिन्हित स्थानों में पूर्ण आंशिक कर्फ्यू लगाकर सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से पुलिस कमिश्नर आनंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि परकोटा क्षेत्र, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, आमेर, जालूपुरा सहित 40 थाना क्षेत्रों में पूर्ण और आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में निर्भया स्क्वाड टीम, क्यूआरटी, ईआरटी, सेटीएफ और आरएसी, हाडी रानी, जेबरा और घुड़सवारों से लगातार गश्ती कर निगरानी की जा रही है। राजस्थान के बारा में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। शहर के तालाब पाड़ा गुरुजी का चौक में कोरोना का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव शख्स 3 साल से कोटा के छावनी में किराए में रहता है और 17 मई को वो बारा आया हुआ था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी है। सोनी जो ये गुरुजी का चौक वाले एरिया में मनोज करके एक आदमी जिसने कल जिला अस्पताल में सैंपल लिया था, उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव मिली है। पूरी जानकारी करने पर पता चला है कि वो पिछले 3 साल से कोटा में ही रह रहे हैं और किसी होटल में मैनेजर हैं और 17 तारीख को 12 आए थे। उनको खांसी या इस तरह के हल्के से सिम्टम थे, वो खुद जिला अस्पताल गए और सैंपल दे के आए थे, जो रिपोर्ट आज पॉजिटिव मिली है। पूरे पेशेंट को हमने अभी कोटा शिफ्ट करवा दिया है और 5 जो परिजन हैं उनको जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में करवा रहे हैं, अभी शिफ्ट करवा रहे हैं। उनका सैंपल लिया जाएगा। 2 जने और उनसे मिलने वाले उनके परिवार के दूसरे लड़के थे, वो आए थे, उनका भी सैंपल लेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके तहत जगह जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां चिकित्सकों की तैनाती के साथ साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था भी रहती है। लेकिन इसके उलट बारा के पछाड़ में राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ लगे गंदगी के ढेर यहाँ की सफाई व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ बयां कर रहे हैं। यहाँ सेंटर में जहाँ मुख्य द्वार टूटा हुआ है, तो वहीं क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 2 युवकों का कहना है कि यहाँ पर ना तो सफाई होती है और ना ही समय पर उन्हें खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में विकास अधिकारी से बात करनी चाहिए तो विकास अधिकारी ने इस मुद्दे पर बात करने से ही मना कर दिया। अब ऐसे समय में जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो जनता का क्या होगा? एक तो साफ सफाई नहीं है, देखो कितना गंदगी वाड़ा फैला हुआ है और उसमें लेटरिन में बाथरूम में भी बहुत गंदगी फैली हुई है। और क्या नाम से जो हमारे ये बिस्तर हैं, बेडिंग है, ये सैनिटाइज नहीं है। ये क्या पता कैसे हैं कैसे नहीं है, इनको झटकारा झटकुरी कोई इस तरह से
उनके ऊपर कोई दवाई छिड़की हुई नहीं है। कितने समय से रह रहे हो आप? हम 3 दिन हो गए सर। खाना वगैरह समय में मिलता है? खाना आज ही समय पे मिला है, परसों सुबह थोड़ा लेट आया था। सर यहाँ से मैं 3 दिन से हूँ और 2 दिन से तो खाना टाइम पे नहीं मिला। आज ज़रूर मैंने कॉल किया था, SDM साहब ने तो कॉल उठाया नहीं, तो कंट्रोल रूम में किया था पुलिस वालों को 100 नंबर पे, तो आज ज़रूर टाइम पे खाना आया 12 बजे। कल कितने बजे तक खाना नहीं मिला था? कल 2 बजे आया था खाना, बाकी आज ज़रूर टाइम पे आया 12 बजे। और यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, मटकियाँ उगाड़ी है पूरी, कोई ठंडा पानी नहीं है। बोतल रखी है मेरे पास, एक बार भरता हूँ बस वही पीता हूँ पानी। दक्षिण भारत से राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के 1650 प्रवासी श्रमिकों को लेकर 2 विशेष श्रमिक ट्रेनें आज जालौर पहुंची हैं। इस दौरान प्रवासियों के चेहरों पर घर पहुंचने की खुशी साफ नजर आई। इस मौके पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार और उपखंड अधिकारी के मार्गदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रवासियों को पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम ले जाया गया, जहां स्टेडियम में सबसे पहले प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने ईद उतर फितर से पहले ईद की नमाज के सिलसिले में एक जरूरी ऐलान किया है, जिसके अनुसार पिछले 2 माह से चला रहा नमाज और इबादतों का सिलसिला आगे भी अपने घरों में जारी रहेगा। खालिद उस्मानी ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए और उस पर जीत हासिल करने के लिए अपने घरों में रहना बहुत जरूरी है। फॉलो करना है। के काबिल कदर नौजवानों, बुजुर्गों और साथियों, मैं चीफ काजी खालिद उस्मानी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 2 माह से लगातार कोविड-19 की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी मुसलमान अपनी मसाजिदों को छोड़कर अपने घरों पर 5 वक्त की नमाज और जुमा की नमाज की अदायगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान हुकूमत और हमारे प्रशासन के दिशा निर्देशों के हिसाब से उनको मद्देनजर रखते हुए आगे भी इसी तरह के इस कानून को हमें फॉलो करना है और आने वाली ईद जो हमारे आ रही है, इस ईद की नमाज भी आप लोग अपने घरों में ही अदा करें। जयपुर के मालवीय नगर स्थित जयपुरिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल को 50 पीपी किट डोनेट किए हैं। 50 पीपी रियूजेबल किट्स और 50 N95 मास्क, 50 गोगल्स लिए। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी RP सेपट ने बताया कि 18 मई को महाराष्ट्र से कि अब हॉस्पिटल जो है ये नॉन कोविड हॉस्पिटल में आ गया है, तो हमने MCH विंग जो है ना वापस पिछले 10 दिन हो गए 10 डेज से अपन ने वापस स्टार्ट कर दिया है और हमारा लेबर रूम एंड जो गायनी वार्ड है वो फुल है। एंड पीपी किट क्योंकि रीयूजेबल वाली भी जो है ना अब डिलीवरी के समय अपन को थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ किट चाहिए, तो डॉक्टर गुमान जो कि हमारे रेजिडेंट ही हैं जयपुरिया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये 50 पीपी किट विद शू कवर विद N95 मास्क एंड फेस शील्ड ये अपनी तरफ से दिए हैं। तो ये मैं इनको आज ही अलॉट कर दूंगी अपने गायनी डिपार्टमेंट में, ताकि अपना जो काम है बेबी एंड मदर को जब ये डिलीवरी करते हैं या बच्चे की देख रेख करते हैं तो डॉक्टर एंड स्टाफ जो है ना इसको यूज़ करें और वो भी जो है सेफ फील करें। मेरी वाइफ को NGO है मेडिको एजुटेक कंसल्टेंट और संकल्प NGO, उनकी तरफ से अभी तक 1000 किट डोनेट करे जा चुके हैं विभिन्न हॉस्पिटल में, RVS मेडिकल कॉलेज में भी है। आज इसी कड़ी में 50 पीपी किट जो रीयूजेबल है वापस यूज़ कर सकते हैं। N95 50 गॉगल्स, 50 फेस शील्ड और ये पूरा किट 50 पीपी किट आज डोनेट किया जा रहा है। आपने सर कहीं से परचेज करें या इसको तैयार करवाया? तैयार करवाया, अलग अलग जगह से इनको असेंबल किया है इसको। और गायनिक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है, सारी डिलीवरी अभी भी हमारा जब से ये नॉन कोविड से कोविड, वैसे हमारे यहाँ पे 500 के करीब डिलीवरीज हो जाती हैं और जब से नॉन कोविड हुआ है अभी तक करीब 100 के करीब डिलीवरीज हमारी पहुँच चुकी है। तो ये जो है यहाँ पे बहुत रिस्की है, पेशेंट्स आते हैं और पता नहीं रहता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं पॉजिटिव है, तो डिलीवरी में एक्सपोजर भी ज़्यादा है ब्लड का, लाइकर का, सभी चीज़ों का। तो हमें इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेजिडेंट का। ईद उल फितर के त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कपड़े नहीं खरीदने और सादगी के साथ ईद को मनाने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि देश भर में कोरोना से काफी लोगों की जानें गई हैं, इसलिए हम ईद की खुशी नहीं मनाएंगे और सादगी के साथ ईद मनाएंगे। हम सब जानते हैं कि ईद आने वाली है। ईद मुसलमानों का एक त्योहार है, तो सब नए कपड़े लेने बाजार में भागेंगे। इसलिए मत निकलिए बाजार में। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके पास घर में ईद के कुछ कपड़े होंगे वो पहनिए और ईद बनाइए। सरकार के साथ तो हम इस वक्त जितना सहयोग करें उतना कम है। हर तबके पर हमें सरकार के साथ खड़े होना है ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। जहाँ तक कपड़ों की बात है, आज का परिपेश बदल गया है, फास्ट फैशन का ज़माना है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ या बहन के पास या किसी भी व्यक्ति के पास कपड़ों की कमी होगी। अगर एक त्योहार हम बाज़ार नहीं जाएंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का कोऑपरेट करके इस महामारी से निपटने में हमारा योगदान देकर मुझे लगता है हम इस त्योहार को और ज़्यादा हर्षोल्लास से मना सकेंगे। जयपुर के मालवीय नगर स्थित सरकारी अस्पताल रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू की गई है। इस अस्पताल को कोविड फ्री करने और अन्य सामान्य और विशेष बीमारियों के लिए शुरू करने के बाद से लगातार मरीज आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी कहा कि अन्य बीमारियों के मरीजों को परेशान नहीं होना पड़े और इसी उद्देश्य के साथ अस्पताल में सामान्य बीमारियों के मरीजों को देखा जा रहा है। राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग की ओर से जयपुर के मालवीय नगर स्थित जयपुरिया अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किए जाने के बाद से लगातार ओपीडी में पेशेंट्स को देखा जा रहा है। आज भी जो है विभिन्न ओपीडी चालू हैं। ओपीडी के तहत चाहे मानसिक रोग की ओपीडी हो, सर्जिकल हो, हार्ट का हो या अन्य बीमारियों से संबंधित उपचार हो, जिनमें मेडिसिन, जनरल फिजिशियन, हृदय रोग विशेषज्ञ, तमाम तरह के विशेषज्ञ जो है वो अस्पताल के अंदर बैठ रहे हैं। अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर रेखा सिंह ने भी ये जानकारी दी कि तमाम मरीजों को देखा जा रहा है। नॉन कोविड इसे घोषित करने के बाद में सभी तरह की जो सेवाएं हैं यहाँ पर सुचारू रूप से मिल रही है। यहाँ तक कि जो प्रसूताएं हैं उनके ऑपरेशन भी इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर किए जा रहे हैं। वैसे जयपुर के जनरल अस्पताल के अंदर जो है नॉर्मल डिलीवरीज के लिए महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं महिला चिकित्सालय में कोविड जो पेशेंट्स हैं, ऐसी महिलाओं की डिलीवरीज संपन्न करवाई जा रही हैं। राज्य सरकार का फोकस है आम जो मरीज हैं उनको पूरा जो उपचार है वो मिले और कोरोना महामारी के चलते अन्य सामान्य जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित लोगों को परेशान ना हो पड़े। इसी कड़ी के अंदर जो है विभिन्न इलाज की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गढ़वाल मंडल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसको लेकर गढ़वाल मंडल शिक्षा अधिकारी महावीर बिष्ट ने कहा कि रक्तदान महादान में गिना जाता है और समय समय पर इस प्रकार के उपलक्ष्य में हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। तो हम आज रक्तदान शिविर के आयोजन के अवसर पर अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरे गढ़वाल मंडल की तरफ से हर कार्यालयों में इस प्रकार का रक्तदान शिविर आयोजित हर हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं और रक्तदान महादान ये मैं इसको कहूँगा। और आज आवश्यकता होती है, कई बार हमारे कई पेशेंट होते हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अवसरों पर अगर हम रक्तदान करेंगे तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। और आज कोरोना की महामारी में तो रक्तदान और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये सामाजिक जो सहृदयता है और जो समाज का आपसी समन्वयन के लिए रक्तदान करना बहुत जरूरी है। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा आज जन्मदिन के दिवस पर रक्तदान किए जाने का आह्वान किया गया था, इसी क्रम में हमारे द्वारा भी सभी कर्मचारियों से एक अनुरोध किया गया। उसके क्रम में आज कर्मचारियों द्वारा भी, शिक्षा विभाग कर्मचारियों द्वारा भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया गया और आम जनता द्वारा भी ब्लड डोनेशन किया गया। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का जो ये एक संदेश था, पूरे उत्तराखंड में इसका अच्छा संदेश जाएगा और इस कोरोना वैश्विक महामारी में कहीं न कहीं एक कारगर नींव का पत्थर साबित होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।